यूएई का 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा हमारी टीम के पास इसके बहुत सारे सवालात जमा हो गए, तो हमने कहा आपको इसके ऊपर एक कंटेंट देते हैं और कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि आपके जहन में जितने भी हमारी ऑडियंस के सवालात हैं और वो उसको हम क्लैरिफाई कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहरियार, फाउंडर ऑफ गल्फ स्टार सर्विसेज। वी आर लोकेटेड एट कराची, पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपको पता है कि हर पाकिस्तानी जो बिज़नेस ऑनर और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं उनका एक ही मसला है, दुबई वीज़ा। दुबई वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस हैं और इसके बहुत ज़्यादा सवालात हैं दुबई वीज़ा के हवाले से। तो यूएई का 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा हमारी टीम के पास इसके बहुत सारे सवालात जमा हो गए, तो हमने कहा आपको इसके ऊपर एक कंटेंट देते हैं और कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि आपके जहन में जितने भी हमारी ऑडियंस के सवालात हैं और वो उसको हम क्लैरिफाई कर सकें। तो जी बताइए आपके पास क्या क्या सवालात हैं। सर, इसके अंदर सबसे पहला सवाल तो ये है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम इस वीज़ा पे 5 साल तक वहाँ रह सकते हैं या 5 साल में कभी भी वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें ये कन्फ्यूजन मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा जब इसका यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा इशू हो जाता है तो इशू होने के बाद आपको 58 डेज़ के अंदर, यानी कि 2 महीने तकरीबन 58 डेज़ के अंदर आपको पहला ट्रैवल करना होता है। अगर आप 58 डेज़ के अंदर पहला ट्रैवल नहीं करते हैं तो ये वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और फिर आपका दोबारा से वीज़ा प्रोसेस होगा, यानी कि न्यू वीज़ा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, सही। ये वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। पहली चीज़ तो ये क्लियर आप कर लें अपने जहन में कि आपका वीज़ा अगर इशू हो गया तो 2 महीने के अंदर 58 डेज़, यानी कि 2 महीने से भी 2 दिन कम आपको पहला ट्रैवल करना है। जब आप ट्रैवल करके यूएई पहुँचते हैं तो ये वीज़ा आपका 5 साल के लिए वैलिड हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप 5 साल तक यूएई में रह सकते हैं। ठीक हो गया। इसकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो ये हैं कि आप पर ईयर 1 साल में आप सिर्फ 90 डेज स्टे कर सकते हैं। ठीक है ना, आप चाहें तो वो आप 90 डेज जो है वो 1 गो में कर लें आप, और चाहें तो आप उसकी 10 एंट्रियाँ कर लें। मल्टीपल एंट्री है ये, आप कभी भी आएँ, कभी भी जाएँ, सुबह जाएँ, शाम को आएँ, कोई एतराज़ नहीं है यूएई गवर्नमेंट को। ये मल्टीपल वीज़ा है, आप इस पर ट्रैवल करें। ठीक है, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करें, आप वहाँ 1 दिन स्टे करें, 6 घंटे स्टे करें, 2 दिन करें, लेकिन साल में आपका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 90 डेज होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें लोगों के जहन में ये सवाल आते हैं कि मतलब हम वहाँ लॉन्ग टर्म रहेंगे तो वहाँ पर हम जो है वो मतलब 5 साल तक रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये 5 साल का मल्टीपल वीज़ा है। ठीक है, आप वहाँ पर 90 डेज स्टे कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि ये मोर देन 90 डेज़, यानी कि मज़ीद 90 डेज़ के लिए ये वीज़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। जैसे सपोज़ आप वहाँ पर जाने के बाद आपको जो है वो ऐसा फील होता है कि मुझे थोड़ा सा और स्टार, आपकी एक्सपायरी करीब आ रही है 90 डेज़ की, तो इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं आप। ठीक है ना, ये मज़ीद 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के हवाले से और यूएई गवर्नमेंट उस पर अप्रूवल देती है या नहीं देती है। मोस्टली अप्रूवल दे देती है, उसके ऊपर रीजंस बताने पड़ते हैं कि मुझे क्यों यहाँ पर मज़ीद स्टे करना है। ठीक है ना, तो मज़ीद 90 डेज़ के लिए ये एक्सटेंड भी हो सकता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब ये वीज़ा इशू होता है तो आपको 58 डेज़ के अंदर ट्रैवल करना होता है। अगर सपोज़ करें कि आप 58 डेज़ आपका वीज़ा इशू हो गया और आपको ऐसा आपके 40 दिन 45 दिन गुजर गए आपकी होम कंट्री में या जिस कंट्री में भी आप हैं और आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं यूएई के लिए, तो आपकी एक्सपायरी करीब आ रही है, तो एक्सपायर होने से पहले आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं इस वीज़े को। ये वीज़ा मतलब प्री एक्सटेंशन भी इसकी अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो उसकी एक्सपायरी को आगे बढ़वा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 2 महीने की मज़ीद आपको एक्सटेंशन इसमें मिल सकती है, लेकिन एक्सपायर होने से पहले, उस 58 डेज से पहले। अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो फिर हम इसको फिर नहीं, फिर इसको आपको दोबारा प्रोसेस करना पड़ता है। ये वाला डिपॉजिट आप रिफंड अपना लेंगे, ये वीज़ा आपका कैंसिल होगा, रिफंड करवाएंगे आप और नया वीज़ा प्रोसेस करेंगे, नई अप्रूवल आएगी उसकी। ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है वो काफ़ी इस मामले में क्लियर हो गई होगी कि ये मैंने आपको बहुत तफसील से बता दिया कि ट्रैवल करने से पहले की एक्सपायरी और उसकी एक्सटेंशन और इंटर द कंट्री होने की ड्यूरेशन और उसकी एक्सटेंशन। ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट आपका काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो सर सवाल नंबर 2 ये है कि क्या यूएई 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा पे हम वहाँ कोई बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं या कोई बिज़नेस रन कर सकते हैं या वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और इसी के साथ ये भी बता दें, ये वीज़ा जो है ये पेपर वीज़ा है या स्टिकर वीज़ा है, पासपोर्ट पे पेस्ट होता है या नहीं होता है? अच्छा ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ।
ये पहली तो चीज़ ये है कि ये वीज़ा ई वीज़ा है ये, ठीक है ना, ये स्टिकर वीज़ा नहीं है, ये आपके पासपोर्ट पे पेस्ट नहीं होगा। ये ई वीज़ा है, जैसे नॉर्मल 30 डेज़ और 60 डेज़ के दुबई के वीज़ास होते हैं, पेपर वीज़ा होता है ये, ठीक है ना। जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आपको अपना ई वीज़ा जो है वो साथ कैरी करना है, उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कैरी करनी है आपने, और ओके टू बोर्ड आपने लाजमी करवाना है, ठीक है ना। सही है। जब भी होम कंट्री से जब ट्रैवल करेंगे, आप पाकिस्तान से ट्रैवल करेंगे तो आपने इसको ओके टू बोर्ड लाजमी करवाना है। अगर आप ऑनवर्ड कहीं से आ रहे हैं, सपोज करें कि आप कहीं से रिवर्स आ रहे हैं किसी कंट्री से और वाया दुबई आ रहे हैं, और दुबई होते हुए फिर पाकिस्तान आपको आना है, तो फिर आपको ओके टू बोर्ड की नीड नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। आप पहली चीज़ तो ये होगी। हाँ अच्छा सर, साथ में ये भी एक्सप्लेन कर दें कि ओके टू बोर्ड बेसिकली क्या होता है। देखिए, ओके टू बोर्ड एयरलाइन की तरफ से कंफर्मेशन होती है कि एयरलाइन ने उस वीज़े को वेरीफाई कर लिया है, ठीक है ना। तो आप जिससे टिकट बनवाते हैं अपने आयाटा एजेंट से, वो भी ओके टू बोर्ड ऑथराइज होता है, कर सकते हैं। और अगर आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे टिकट बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट एयरलाइन की साइट के ऊपर भी अपलोड करके ओके टू बोर्ड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये है ई वीज़ा, ठीक है। अब हम आते हैं उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा ऑडियंस आपसे सवालात करती हैं कि ये वहाँ पर हम बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैंक अकाउंट इस पर ओपन नहीं कर सकते आप, ठीक है। सही है। आप इसके ऊपर कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर कोई जॉब नहीं कर सकते। ये जस्ट एक टूरिस्ट विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा। आप इस पर मल्टीपल टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह अपनी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी उसको भी सर्च कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ना लॉन्ग टर्म स्टे, जिसमें मैंने आपको पिछले सवाल में उसका जवाब दिया कि लॉन्ग टर्म वहाँ पर आप स्टे भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इसमें मैंने आपको कवर किया। तो जस्ट ये एक ट्रैवल वीज़ा है जिसके अंदर आपको ड्यूरेशन ज़्यादा मिल जाती है और इसकी खुद की ड्यूरेशन भी ज़्यादा। एग्जैक्टली, ये 5 साल का मल्टीपल, आपको 5 साल के लिए फ्रीडम मिलता है। आप वो बिजनेस ऑनर्स और आपके फ्रीक्वेंट ट्रैवलर जो भी लोग हैं वो बार बार रिजेक्शन से परेशान हैं, दुबई का वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो जाता है, पैसे का ज़िया है, और उनका जो है वो टाइम, और फिर मतलब एक जो है वो डिसार्ड होते हैं, टेंशन होती है, ठीक है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर ये 5 साल का मल्टीपल वीज़ा हासिल कर इसको सिक्योर कर लिया जाए तो उसको 5 साल के लिए फ्रीडम मिल जाता है। वो कभी भी, जैसे कोई अगर अर्जेंट मीटिंग आ गई, उनको सुबह दुबई पहुंचना है, तो वो अभी टिकट अपनी बनाएं और ट्रैवल कर जाएं, सुबह की फ्लाइट से पहुंच जाएं दुबई। इसी तरीके से, क्योंकि वैसे भी हमारे पाकिस्तानियों का जो है वो सेकंड होम है दुबई, ठीक है ना। तो ये 5 साल का फ्रीडम मिलता है इस वीज़े के अंदर। और सर ये भी गाइड कर दें कि इस वीज़ा के चार्जेस और इसके रिफ़ंड के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। और इसकी क्या पॉलिसी है, कितने टाइम में रिफ़ंड हो जाता है, और अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो भी क्या ये रिफ़ंड होगा? ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो सबसे पहले मैं आपको इसके चार्जेस के बारे में बताता हूँ। इसके जो चार्जेस हैं वो वीज़ा के टोटल जो इसकी इनवाइस जनरेट होती है वो 3830 दिरहम की इनवाइस जनरेट होती है, ठीक है ना। तो 3830 दिरहम, ठीक है। उसमें 3000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और बाकी वो फीसिस की मद में होता है। उसकी पूरी इनवाइस के अंदर उसकी पूरी डिटेल होती है। अच्छा, ये इसके अलावा जो आपके चार्जेस हैं वो हैं इंश्योरेंस के, ठीक है ना। इंश्योरेंस आपको किसी ऐसी कंपनी से बाय करनी है जो एफिलेटेड हो यूएई गवर्नमेंट के साथ, ठीक है ना, जो उसको यूएई गवर्नमेंट इमिग्रेशन जो है उसको एक्सेप्ट करती हो, ठीक है। अब वो डिफरेंट उसके प्राइस हैं, तकरीबन कहीं जो है वो 240 दिरहम है, कहीं 230 दिरहम है, कहीं 150 दिरहम है, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी से आप इंश्योरेंस बाय करें, उसका क्या प्रीमियम है, ठीक है। तो वो आपको 6 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करनी होती है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस के चार्जेस और ये जो यूएई गवर्नमेंट की जो इनवाइस जनरेट होती है ये, ठीक है। तो ये इसके टोटल चार्जेस हैं। आप इसको अपना कैलकुलेट कर लें, 240 दिरहम और 3830 दिरहम, ये टोटल इसके चार्जेस हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सही है। अब जब ये आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अच्छा, इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, सपोज करें आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। सही है। और जो 3000 दिरहम सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंडेबल है, चाहे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो या अप्रूव हो। लेकिन मैं आगे आपको बताता हूँ कि वो किस किस कंडीशन में आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है। तो आप अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो जो आपकी 3830 दिरहम की जो इनवाइस है उसमें से 3500 दिरहम आपको रिफंड मिलता है, ठीक है। बाकी पेमेंट आपकी नॉन रिफंडेबल होती है और जो इंश्योरेंस है वो टोटली नॉन रिफंडेबल है, ठीक हो गया। तो उसमें आपको जो है मतलब अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो 3500 दिरहम आपको वापस मिल जाते हैं। अब वापसी का टाइम ड्यूरेशन ये है कि नॉर्मली अगर इमिग्रेशन की साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड बेहतरीन चल रही है, तो 2 से 3 दिन में रिफंड आ जाता है। वैसे उनका मैक्सिमम टाइम 60 डेज़ का है, 60 दिन भी लग जाते हैं उसके अंदर रिफंड में, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। 3 दिन 5 दिन में मतलब विद इन 10 डेज रिफंड आ जाता है, ठीक है ना।
अच्छा, अब ये सपोज करें कि वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। अप्रूव हो जाता है तो आपका कोई भी अमाउंट रिफंडेबल नहीं है सिवाय आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट के, जो कि 3,000 दिरहम है। और जब तक आप वीज़ा होल्ड करेंगे तब तक यूएई गवर्नमेंट जो है वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होल्ड करेगी, ठीक है। अब अगर आपके वीज़े को 5 साल पूरे हो गए, आपने इसको एंजॉय कर लिया, वीज़े को आपने पूरा वीज़ा अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया, तो फिर आप रिफंड रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपका 3,000 सिक्योरिटी दिरहम जो है वो आपका रिफंड आ जाता है। जिस डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप अपना चार्ज करवाएंगे पेमेंट, उसी में रिफंड आएगा इसका, ठीक है और ना। अगर मैं इसको बीच में ही ब्रेक करना चाहूँ, यानी कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप सपोज करें आपको 2-3 साल हो गए इस वीज़े को यूज़ करते हुए, अब आपको नीड नहीं है इस वीज़े की, आपने वहाँ पर कोई और वीज़ा, कोई अपना डायरेक्ट इन्वेस्टर वीज़ा या पार्टनर वीज़ा या कोई भी आपने अपना वीज़ा वहाँ पर अरेंज कर लिया, तो इस वीज़े को आप कैंसिल करेंगे और कैंसिल करके आप अपने रिफंड रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको जो है वो उसका रिफंड मिल जाएगा आपको। तो अगर मैं इस तरीके से कैंसिल करता हूँ उसको, तो इसके रिफंड में से कोई डिटेक्शन होती है या उतना ही? नहीं, वो कुछ कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं उसके, वो चार्ज करती है इमिग्रेशन, और बाकी जो रिफंड है वो आपका एज इट इज़ 3,000 दिरहम जो है वो आपको रिफंड मिलता है। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, आप अपने वीज़े को कैंसिल करें या अपने वीज़े का टेन्योर कंप्लीट करें 5 साल, तीनों सूरतों में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रिफंड होता है आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको 3,500 दिरहम रिफंड मिलता है, ठीक है ना। और अप्रूव हो जाता है तो आपको 3,000 दिरहम मिलेगा। जब तक आप वीज़ा होल्ड करेंगे तब तक यूएई गवर्नमेंट आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होल्ड करेगी अपने पास, ताकि अगर क्यों होल्ड करती है सिक्योरिटी डिपॉजिट वो गवर्नमेंट यूएई की, कि अगर खुदा ना खास्ता आप एंटर द कंट्री हैं यूएई के अंदर और वहाँ पे आप पे किसी किस्म का कोई फाइन आता है या कोई भी आप ऐसी मतलब वायलेशन करते हैं वहाँ की लॉ के खिलाफ, तो वो इसमें से वो डिडक्ट करते हैं वो आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है। ये इसका टोटल मतलब एक मैंने आपको पेमेंट ब्रेकअप भी बता दिया और इसके रिफंड के हवाले से भी मैंने आपको तफसीली बता दिया, ठीक है ना। और सर ये भी बता दें कि इस वीज़ा को कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं इस वीज़ा के लिए? देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप जो 18 साल से ऊपर जो लोग भी हैं, ठीक है ना, अगर अंडर 18 हैं तो वो पेरेंट्स के साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और इसको 18 साल से ऊपर जो भी हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑल नेशनलिटी के लिए वीज़ा है ये, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि पाकिस्तानी अप्लाई नहीं कर सकते और फला नेशनलिटी का अप्लाई नहीं कर सकते। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोगों की नेशनलिटी, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़े को। और इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें आपको पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए और मोर देन 8 मंथ्स हो तो ज़्यादा अच्छा है वैसे, क्योंकि जब आप वहाँ पर किसी भी कंट्री में लैंड करते हैं तो 6 महीने से ज़्यादा उसकी ट्रैवल वैलिडिटी होनी चाहिए। तो जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा अप्लाई करने में भी टाइम लगता है, ठीक है ना। तो पासपोर्ट मोर देन 8 मंथ्स होना चाहिए वैलिड आपके पास, और आपके पास एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपके पास CNIC होना चाहिए, आपका अपना जो स्मार्ट CNIC होता है चिप वाला, ठीक है ना, जो होता है वो। और बैंक स्टेटमेंट आपको जो है वो लास्ट 6 मंथ की रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, और बाकी आपको टिकट आइटनरी और होटल बुकिंग के लिए ट्रैवल एजेंट्स की हेल्प लेनी होती है, तो वो आप 2 डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ से वो ट्रैवल एजेंट प्रोवाइड करते हैं। तो टोटल ये 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इसके साथ अपलोड होते हैं, ठीक है ना, मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं। और बाकी इसको मतलब ज़्यादातर वैसे जो ये वीज़ा अप्लाई होता है या जिन लोगों के लिए ये बेनिफिशियरी है वीज़ा, वो मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि बिजनेस ऑनर्स और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, उनके लिए बहुत अच्छा वीज़ा है, ठीक है ना। बेसिकली ये उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है ये वीज़ा, ठीक है ना। लेकिन अप्लाई सब लोग कर सकते हैं। हाँ, जो जैसे सपोज करें कि अगर किसी फैमिली हेड का वीज़ा लगा हुआ है, अब वो चाहता है मैं अपनी वाइफ और बच्चों का 5 साल का मल्टीपल वीज़ा प्रोसेस करूँ, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो होंगे वो मदर के साथ अप्लाई होंगे, पेरेंट्स में से मतलब दोनों के साथ भी हो सकते हैं और पेरेंट्स में से किसी एक के साथ भी हो सकते हैं। मतलब बिलो 18 जो हैं, अबव 18 जो है वो इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं और पेरेंट्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सही। ये दोनों। तो इसके अंदर जैसे मिनिमम एज लिमिट 18 है, तो क्या इसकी कोई मैक्सिमम एज लिमिट भी है? नहीं, इसकी मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है। 60 साल, 65 साल, 70 ईयर्स के भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर कि मतलब ना कोई एज लिमिट है ना कोई कंट्री लिमिट है, समझे ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो तमाम नेशनलिटीज़ के लोग इसको वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। और सर साथ में ये भी बता दें कि इसके लिए जो आपने जैसे मुझे भी बताया बैंक स्टेटमेंट के बारे में, तो ये भी ज़रा गाइड करें कि बैंक स्टेटमेंट इसके लिए होनी कैसी चाहिए? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 मंथ की होनी चाहिए, लास्ट 6 मंथ की, ठीक है ना। सही है। और वो आपने बैंक से रिक्वेस्ट करके
और अपने बैंकर से आपने रिक्वेस्ट करना है। वैसे तो बेटर ये है कि अगर कलर्ड बैंक स्टेटमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो कलर बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली बैंकर्स देते नहीं है, वो कॉपी निकाल कर और उस पर स्टैम्प साइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप प्रॉपर स्टैम्प साइन करवा लें अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ, और लास्ट 6 मंथ की, और आपका जो बैलेंस इसमें मेंटेन होना चाहिए ना, वो तकरीबन $4,000 से ऊपर, यानी कि आप अगर अप्रॉक्स लगा लें अभी आजकल के रेट के हिसाब से तो 13-14 लाख रुपए से ऊपर बैलेंस आपका मेंटेन होना चाहिए 6 मंथ में, तो वो अच्छी स्टेटमेंट होती है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि इसमें स्टेटमेंट जब भी आप अप्लाई करें तो ऑन नेम स्टेटमेंट अपनी लगाएं। कंपनी की स्टेटमेंट पे जो है ना वो ज़्यादातर ऑब्जेक्शन आ जाता है, और सम टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट भी हो जाते हैं वीज़े। लोग कहते हैं कि मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ तो मैं या मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज ए पार्टनर हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो मेरी स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट हमेशा कंसिडर होती है पर्सनल ऑन नेम, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कंपनी नेम के ऊपर वीज़े नहीं आते। कंपनी नेम अगर कोई किसी की सोल प्रोप्राइटर कंपनी है तो उस पर भी वीज़े आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने में ये आया है कि उस पर ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ज़्यादा आते हैं। तो हमें बैंक स्टेटमेंट जो है यानी कि अपने ही नाम के ऊपर चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके अपने ऑन नेम होनी चाहिए, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट उनकी यही है। तो बहरहाल समटाइम देखा गया कुछ केसेस के अंदर कि उस पर जो इनकी कंपनी की सोल प्रोप्राइटर जो होता है ना, बेसिकली वो ऑनर ही होता है कंपनी का, सोल मतलब होल सोल वही होता है, उस पर तो फिर भी कुछ चांस है, लेकिन सम टाइम ऐसा हुआ है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट भी हो जाते हैं वीज़े, और उस पर ऑब्जेक्शन भी आ जाती है। तो ये बैंक स्टेटमेंट में आप खास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा सर, ये एक सवाल ये भी है, ज़रा इसके ऊपर भी गाइड करें कि क्या जो बंदा पहले यूएई गया हुआ है वही इस वीज़ा को अप्लाई कर सकता है, या कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है तो वो डायरेक्ट 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा अप्लाई कर सकता है? जी देखें, इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसने पहले यूएई का विजिट किया हुआ है वही अप्लाई करे। ऐसी कोई मतलब उनकी किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने कभी मतलब बिल्कुल फ्रेश है, दुनिया में कहीं ट्रैवल नहीं किया आपने, तो आप उसको बिल्कुल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर आप पहले दुबई गए हुए हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है, उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है, तो प्रीवियस वीज़ा की कॉपी जो है वो साथ में आप अटैच कर सकते हैं। उसमें एक यूनिफाइड नंबर होता है, और वो वीज़ा फॉर्म के अंदर यूनिफाइड नंबर वो पूछता भी है कि अगर आपके पास यूनिफाइड नंबर है तो वो आप उसको वहाँ पे फिल कर दें, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं दुबई तो उनके पास यूनिफाइड नंबर ऑब्वियसली नहीं होता, और जो लोग पहले गए हैं दुबई तो उनका पास यूनिफाइड नंबर होता है, तो वो आप यूनिफाइड नंबर डाल दें तो वो उससे वो डाटा डिटेक्ट कर लेता है, वो वो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और एक और चीज़ ये भी है कि अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री हो, ठीक है, अगर वो उसकी कनाडा, अमेरिका या यूके की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो इस वीज़ा के ऊपर कोई आसानी, कोई इम्पैक्ट ऐसा पड़ता है उनके होने का? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो वीज़ा है ना, यूएई 5 ईयर मल्टीपल का वीज़ा, इसका अप्रूवल क्राइटेरिया उनका कोई भी नहीं है, ठीक है ना। एक क्राइटेरिया होता है ना कि जैसे मतलब अगर आप ये चीज़ कंप्लीट कर दें तो वो आपको वीज़ा 100% मिल जाएगा। बहुत सारे देखने में ऐसा आया है, बहुत सारी रिजेक्शंस ऐसी आई हैं देखने में कि एप्लीकेंट के अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, दुनिया भर की ट्रैवलिंग है, और यूएई की भी ट्रैवलिंग मुताद मरतबा उनकी पास में ट्रैवलिंग है, बट उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर किसी की बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनके वीज़े अप्रूव हो जाते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं यार मेरा तो अमेरिका का वीज़ा वैलिड है, मेरा तो यूके का वीज़ा वैलिड है, 10 साल का मेरा यूके लगा हुआ है और मुझे वीज़ा नहीं दिया यूएई गवर्नमेंट ने। तो यूएई गवर्नमेंट के पास बेसिकली आपको के वो जो प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है वो उनके पास नहीं जाती है, ठीक है ना। वो वैसे अदर्स के अंदर ऑप्शन होता है आप अटैच करना चाहें, लेकिन वो उसके ऊपर आपके वीज़ा के अप्रूवल्स के ऊपर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है उसका, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े मुल्कों की ट्रैवलिंग अच्छी, तो भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है आपका, और हुए लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। और अगर बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और यूएई बल्कि इवन के फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उनके वीज़ा अप्रूव हो जाते हैं। तो इनका एसच कोई इसके ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर किसी किस्म का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अप्लाई करें, और अप्लाई करने से ना डरें, अप्लाई ज़रूर करें। बाकी इनका ये नहीं सोचें आप कि यार मैं फर्स्ट टाइम यूएई जा रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट 5 साल का मल्टीपल वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। डेफिनेटली जो है वो आप प्रोसेस कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला मिलेगा वीज़ा। और रिजेक्ट होने को मैंने आपको बताया कि जिनकी दुनिया भर की ट्रैवलिंग है, बल्कि दुनिया भर के वीज़े, बड़े बड़े वीज़े उनके वैलिड हैं, तो उनके वीज़े भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो बाकी मुझे एक और ये चीज़ बताएं कि आप इस वीज़ा को किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे? देखें, हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको पता है मेरा खुद का जो है माशाल्लाह 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हमारी कुछ एक्सपर्टीज़ हैं। हम उसके ऊपर देखिए डिपेंड करता है एप्लीकेंट की प्रोफाइल के ऊपर कि एप्लीकेंट की प्रोफाइल क्या है, हम उसको उसी तरह प्रेजेंट करते हैं जिस तरह उसकी प्रोफाइल है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोर देन 90% अप्रूवल रेशियो है। ऐसा नहीं है कि वीज़े रिजेक्ट नहीं होते, हमारे थ्रू भी वीज़े रिजेक्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100% देखिए, कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि मैं डेफिनेट आपको वीज़ा करा के दे दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीज़ा उसने अपने पास से प्रोसेस करना है अपने पास से, वो अप्रूव नहीं कर सकता वीज़ा, ठीक है ना। वीज़ा को रिजेक्शन और वीज़े की अप्रूवल, यानी कि उसको अप्रूव करना या डिसअप्रूव करना, डिनाई करना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, वो सिर्फ इख्तियारात यूएई गवर्नमेंट के पास है, यूएई इमिग्रेशन के पास है। आपकी अपनी, हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। जो लोग ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह दुबई के वीज़ा को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लोजली वॉच करते हैं, देखते हैं। तो बहरहाल हमारे थ्रू भी कुछ वीज़ास हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी प्रोफाइल के वीज़ास हैं, वो रिजेक्ट भी हुए हैं और बहुत अच्छे लोगों के वीज़ास अप्रूव भी हैं, और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है, रिजेक्शन का भी, अप्रूवल का भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% अप्रूवल रेशियो है हमारे पास।